जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के इस एक छोटे से वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, ये वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में या मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन की फॉर्म में अक्सर पूछे जाते हैं और छोटी छोटी ये फैक्ट्स हैं जिनको याद रखना आसान भी है और ज़रूरी भी है। ठीक है, जैसे साथियों सदन का नेता, ठीक है, हमारी जो संसद है उसके जो दोनों सदन हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, इसमें सदन का एक नेता होता है। ठीक है, और ये जो पद सृजित हुआ है सदन का नेता, ये सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित हो, प्रभावी तरीके से संसद कार्य करे, इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। ठीक है, कुल मिलाकर हमारी जो संसद कितनी प्रोडक्टिवली काम करे ये काफ़ी हद तक सदन के नेता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो देखते हैं साथियों, प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है उस सदन का नेता भी होता है। कहने का मतलब ये है साथियों कि प्रधानमंत्री जी हमारे जिस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ है, जिस दल को लोकसभा में या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ है, ठीक है, और उस दल या गठबंधन का व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है, और वो लोकसभा के कोटे से अगर प्रधानमंत्री बनता है या राज्यसभा के कोटे से प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उस सदन का नेता बन जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री चाहे लोकसभा के सदस्य हों चाहे राज्यसभा के सदस्य हों, वो स्वतः या खुद ब खुद उस सदन के नेता हो जाएंगे। जैसे वर्तमान में पिछले 3 कार्यकाल से 3 लोकसभाओं में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो बनारस से निर्वाचित होकर आ रहे हैं और वो स्वतः लोकसभा में नेता सदन है। लेकिन इससे पहले जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने थे, राज्यसभा के सदस्य थे, तो उस समय मनमोहन सिंह जी खुद ब खुद राज्यसभा में नेता सदन बन गए थे। ठीक है, अब देखिए साथियों, अन्य सदन के लिए प्रधानमंत्री किसी मंत्री को नेता सदन मनोनीत करता है। ये ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री ही ये तय करेगा कि दूसरे सदन में, जिस सदन में प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद नहीं है, जिसके सदस्य नहीं है, उसमें नेता सदन कौन होगा, और इसका मनोनयन भी कौन करते हैं, प्रधानमंत्री ही करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे वर्तमान समय में लोकसभा के नेता सदन कौन है, लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और राज्यसभा में जो नेता सदन कौन है वो जयगट नड्डा जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, दोनों याद रखिएगा। और जेपी नड्डा जी का जो नेता सदन का मनोनयन है ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने या लोकसभा के नेता सदन ने किया था। ध्यान रखिएगा कि नेता सदन का पद प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री या उसकी पार्टी की जो मान्यताएं हैं वो तय करती हैं और फाइनल डिसीजन इस पर कौन लेता है, प्रधानमंत्री लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण पद है विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन। ये भी संसदीय प्रणाली में एक अहम पद है। संसद को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, संसद की कार्यवाहियों को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए ये पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, नेता विपक्ष का या विपक्ष के नेता का। ठीक है, और ये दिया किसे जाता है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के किसी सदस्य को विपक्ष का नेता मनोनीत किया जाता है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि विपक्ष में कई सारी पार्टियां होती हैं और ये उस पार्टी को पद दिया जाएगा जो सबसे बड़ी पार्टी होगी विपक्ष की। ठीक है, जो लार्जेस्ट अपोनेंट पार्टी होगी उसको ये विपक्ष के नेता का पद दिया जाएगा। और इसके लिए ये एक बाध्यता जरूरी है कि सदन के न्यूनतम 1/10 भाग सदस्य होने चाहिए। ठीक है, कम से कम विपक्ष का नेता का जो पद है वो हासिल करने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी विपक्षी दल को कम से कम उस सदन की 1/10 संख्या के बराबर सदस्य चाहिए ही चाहिए। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूं कि
ये आंकड़ा लोकसभा में अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो लोकसभा में ये आंकड़ा हो जाएगा लगभग 55 सांसदों का, और राज्यसभा में हो जाएगा साथियों ये 25 सांसदों का। चूंकि लोकसभा में अभी जो आकार है लोकसभा का वो 543 है, अगर हम इसका 1/10 करेंगे तो वो 54.3 आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली हम 55 सांसद चाहिए। किसी पार्टी को, विपक्ष की पार्टी को अगर अपने किसी सदस्य को नेता प्रतिपक्ष बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसे कम से कम लोकसभा में 55 सांसद चाहिए ही चाहिए। ठीक है साथियों। और ये देखिए 1977 के बाद इस पद को महत्व मिलना स्टार्ट हुआ, यानी कि इसका वेटेज बढ़ा है, इसका प्रभाव बढ़ा है संसदीय प्रणाली में। ठीक है। 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा सकता है कि विपक्ष के नेता का जो पद है या विपक्ष के नेता को हमारी संसदीय प्रणाली में कब मान्यता मिली थी। 1965 में इसको मान्यता मिली थी, लेकिन यह पद प्रभावशाली बनने लगा था 1977 के बाद, चूंकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और विपक्ष में कांग्रेस थी। एक बड़े सांसदों के साथ कांग्रेस पहली बार विपक्ष में बैठी थी, परिणाम स्वरूप इस पद का महत्व बढ़ने लगा था। ठीक है साथियों, ध्यान रखना है कि लोकसभा में अगर नेता प्रतिपक्ष बनाना है तो कम से कम 55 सांसद चाहिए और राज्यसभा में 25 सांसद चाहिए। एक चीज आप ये और ध्यान रखिए साथियों कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक है। एक तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके सदस्य कितने हैं। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रही है कोई अपोनेंट पार्टी, या अपोनेंट पार्टी के सांसद 55 या 55 से ज़्यादा हैं, तब तो सरकार की बाध्यता है कि सरकार विपक्ष का नेता बनाएगी ही बनाएगी। लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति होती है कि विपक्ष को 54, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसको 54 सीटें मिली हों या 48 सीटें मिली हों, ऐसा हुआ है 2014 के इलेक्शन में और 2019 के इलेक्शन में, उस स्थिति में लीडर ऑफ अपोजिशन का पद एक तरीके से खाली रहता है और इस सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए या ना बनाए। ठीक है। इस स्थिति की बात कर रहा हूं जब आपके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, 55 से कम है या 25 से कम है। ठीक है। वर्तमान में हमारे जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी जी हैं, एक प्रोग्रेसिव लीडर हैं। बहुत पिछले कुछ समय में उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत उभारा है और एक तरीके से यूथ आइकॉन बनकर उभर रहे हैं। देश की वास्तविक समस्याओं को वो सदन में बहुत गंभीरता के साथ उठा रहे हैं। ठीक है। और राज्यसभा में जो नेता सदन है वो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं साथियों। ठीक है। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। एक और टर्म यूज होती है गणपूर्ति, या जिसे हम कोरम बोलते हैं। ठीक है। पहले समझते हैं कोरम होता क्या है। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या होती है, ठीक है, जिसकी उपस्थिति में सदन का कार्य संपादित होता है। ठीक है। मतलब अगर इतने सदस्य, ये न्यूनतम सदस्य किसी दिन संसद में अगर उपस्थित नहीं हुए तो सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी, कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है। और उसका आधार क्या होगा कि उसका आधार ये होगा कि पर्याप्त गणपूर्ति नहीं है, कोरम नहीं है। ठीक है। और यह प्रत्येक सदन के पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्य संख्या का 1/10वां हिस्सा होता है। ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। ये जो 1/10वां हिस्सा है ना, ये आपको कई प्रोविजंस में मिल रहा है, जैसे कि लीडर ऑफ अपोजिशन में मिल रहा है, गणपूर्ति में मिल रहा है, और आप बताइएगा ये आपको कहाँ मिलता है संसदीय प्रणाली में। ठीक है। तो आप देखिए प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित इसका कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा होना चाहिए। अगर इतने सदस्य लोकसभा में 55 सदस्य अगर किसी दिन मौजूद नहीं हुए, 54 हुए, ठीक है, 53 हुए, तो उस दिन जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो लोकसभा की कार्यप्रणाली को या कार्यवाही को स्थगित कर देंगे। और अगर राज्यसभा में ये सदस्य संख्या 25 से कम हुई तब जो राज्यसभा के सभापति हैं या जो उपसभापति हैं, अध्यक्ष हैं, वो उस दिन की कार्यवाही को स्थगित कर देंगे और आधार वो बताएंगे कि कोरम पूरा नहीं हुआ है। इसका दूसरा मतलब ये है साथियों कि लोकसभा की कार्यवाही संचालित होने के लिए कम से कम 55 सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक इसी तरीके से राज्यसभा में कार्य संचालन हो, उसके लिए कम से कम
25 सांसद उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में नेता सदन और राज्यसभा में लोकसभा और राज्यसभा में नेता विपक्ष के लिए भी 1/10 का क्राइटेरिया है और गणपूर्ति के लिए भी 1/10 का क्राइटेरिया है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण है संसद में भाषा। ठीक है, क्या होगी संसद की भाषा? संसद का जो कार्य होगा, कार्यवाही होगी, वो किस भाषा में होगी और इससे संबंधित हमारे संविधान में क्या प्रावधान है, देखते हैं। संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्यवाही की भाषा घोषित किया है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखना है साथियों कि सदन ने ये कहा है, संविधान ये कहता है कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्यवाही की भाषा घोषित किया है या माना है। ठीक है साथियों, और एक और इसमें थोड़ी सी बात बताता हूँ मैं, यद्यपि ये जो अंग्रेजी भाषा थी ना, इसके लिए प्रावधान था कि संविधान लागू होने की तिथि से 15 वर्षों के बाद अंग्रेजी का प्रयोग संसदीय प्रणाली में स्वतः समाप्त हो जाएगा, ये प्रोविजन था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों हुआ? एक तो कारण ये है कि भाई ग्लोबल लैंग्वेज है, तो आप अंग्रेजी को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति ये है कि संविधान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी और अंग्रेजी है। संसद में जो भाषा प्रयोग होगी उसके लिए संविधान हिंदी और अंग्रेजी को मान्यता देता है, और अंग्रेजी को सिस्टमेटिक तरीके से 15 वर्ष के बाद ख़त्म करना था, लेकिन हम इसको नहीं कर पाए, वो बात का विषय है। एक और महत्वपूर्ण कुछ एक टर्मिनोलॉजी होती है साथ ही, इसको याद रखते हैं, लेम डेक सत्र। ठीक है, नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है उसे हम लेम डेक सत्र बोलते हैं। एक तरीके से फेयरवेल होता है ये, जो उन लोगों के लिए, लोकसभा के उन सदस्यों के लिए जो नई लोकसभा में निर्वाचित होकर नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश। ठीक है साथियों, तो लेम डेक सत्र नई लोकसभा के गठन से पूर्व लोकसभा का अंतिम सत्र होता है, और एक तरीके से ये उन लोगों के लिए फेयरवेल होता है जो पुरानी लोकसभा में तो थे लेकिन नई लोकसभा में निर्वाचित नहीं हो पाए हैं। ठीक है, यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है, लेम डेक क्या होता है? वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, लेम डेक कहलाते, मतलब डक हो गए, वो नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं होते हैं, नहीं हुए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर के और इंडियन पॉलिटी के। जय हिंद।